हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी सीजीएल, साथ में ईडीओ, बीएसओ, दरोगा, कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। समान विज्ञान में प्लांट मार्फोलॉजी का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए। और चैनल के प्ले लिस्ट में जो है पॉलिटी कंप्लीट होने वाला है, वो भी वीडियो पड़ी है, आप लोग उसे देख सकते हैं। चलिए आज के प्रश्नों की ओर चलते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुष्प यानी फूल से आज जो है प्रारंभ करेंगे। है पुष्प के बारे में काफ़ी कुछ हम लोग जानेंगे। अभी तक आप लोग पुष्प के बारे में इतनी चीज़ नहीं पढ़े होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पुष्प क्या होते हैं? तो पुष्प जो है, पुष्प पौधों के प्रजनन अंग होते हैं जिससे पौधों में लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है। पुष्प क्या है? प्रजनन अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प है, क्योंकि यह प्रजनन अंग है तो जीवन चक्र की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रजनन करेगा तभी जीवन चक्र चलता रहेगा। नेक्स्ट है, पुष्पों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो पुष्प का जो अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं एंथोलॉजी। पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो एक पुष्प के 4 भाग होते हैं जिन्हें पुष्प चक्र कहते हैं। पुष्प चक्र पुष्पासन पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ध्यान रखिएगा, 4 भाग होते हैं। अब देखिए 4 भाग कौन कौन से हैं। तो बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, पुमंग होता है, जयंग होता है। बाह्य दलपुंज होता है, उसके बाद दलपुंज होता है, पुमंग ये नर जनन अंग है और जयंग जो है ये मादा जनन अंग है। तो ध्यान रखिएगा, पुष्प में 4 भाग, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयंग। पुमंग जो है नर प्रजनन, पुमंग से पुरुष याद रख लीजिए और जयंग से मादा याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, जिन पुष्पों में चारों चक्र उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिन पुष्प में ये चारों चक्र उपस्थित होंगे उसको कहेंगे पूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प कहेंगे। जिन पुष्पों में पुष्प के लिए एक या अधिक चक्र अनुपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपूर्ण पुष्प कहते हैं। पुष्प के अंगों या चक्रों की उपस्थिति के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पुष्प के अंगों या चक्रों की उपस्थिति के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प में चारों चक्र उपस्थित होते हैं, अपूर्ण में चारों चक्र का अभाव होता है। नेक्स्ट है, पुष्प जिस आधार पर उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? पुष्प जो है जिस आधार पे उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसी को कहते हैं थैलेमस या पुष्पासन। यानी यहाँ पे आप ऐसे समझिए, पुष्प आसन मतलब पुष्प को रहने के लिए जो आसन है। मान लीजिए आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आपके लिए आसन हो गया कुर्सी। तो उसी प्रकार यदि पुष्प ऐसा है, मान लेते हैं एक मिनट, ये जो है पुष्प ऐसा है तो इस पे जो है पुष्प क्या है? पुष्प किस पे टिका है? इस पे है, तो यही जो है ये पुष्पासन कहलाता है। तो क्या कहते हैं? जिस आधार पर यानी जिस बेस पर उपस्थित होता है पुष्प उसको क्या कहते हैं? पुष्प आसन, यानी वो अपने आसन पे बैठा है। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र क्या कहलाता है? जो बाहरी चक्र होता है उसको कहते हैं बाह्य दलपुंज या कैलिक्स। कैलिक्स कहते हैं या क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग क्या है? फूल में प्रजनन के लिए पुरुष में पुंकेसर चाहिए और जो महिला होंगे फूल में उसमें स्त्री केसर चाहिए। पौधों के नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्टेमेंस, पुंकेसर कहते हैं। दोनों नाम ध्यान रखिए क्योंकि कभी कभी आपको स्टेमेंस लिखा हुआ मिलेगा। तो पौधों के जो नर प्रजनन अंग होते हैं उसी को कहते हैं पुंकेसर या स्टेमेंस। पुंकेसर के मुख्य भाग क्या कहलाते हैं? जो पुंकेसर होते हैं उसके मुख्य भाग क्या कहलाते हैं? परागकोश और पुतंतु। परागकोश और पुतंतु कहलाते हैं पुंकेसर के मुख्य भाग। परागकण कहाँ पर पाए जाते हैं? तो परागकण जो पाए जाते हैं पराग कोश में। परागकण कहाँ पाए जाते हैं? परागकोश में। इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, 1 सेकेंड यहाँ टाइम लगेगा लेकिन आप ध्यान दीजिए। जैसे आप कभी पुष्प को देखे होंगे गौर से, ऐसे जब देखेंगे आप तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया मादा वाला अंग और यहाँ ऐसे निकला रहता है,
ये निकला रहता है पुरुष वाला। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, पुंकेसर के मुख्य भाग परागकोश और पुतंतु परागकण कहाँ पर पाए जाते हैं, परागकोश में। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ पे पौधों में नर जो प्रजनन अंग होते हैं उसको पुंकेसर कहते हैं। परागकण कहाँ पर पाए जाते हैं, परागकोश में। तो ये जो है ना, इसी को कहते हैं परागकोश, इसी को क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो है वो पाए जाएगा, उसी को कहेंगे परागकोश यानी एंथर। नेक्स्ट है परागकण कहेंगे। परागकण में, परागकण जो है किस में पाया जाएगा, परागकोश में। और कोश जो होता है परागकोश इस तरह से बना होता है, उसमें ऐसे ऐसे परागकण आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है। जो पौधा है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग है परागकोश। पुष्पों का मादा जनन अंग क्या कहलाता है, स्त्री केसर या इसी को कहते हैं कार्पेल। जो मादा जनन अंग है उसी को कहते हैं स्त्री केसर या कार्पेल कहते हैं। अगला है पुष्प के मध्य में स्थित होता है। तो पुष्प के जो मध्य में स्थित होता है कार्पेल, पुष्प के मध्य में स्थित होता है कार्पेल, मध्य में कार्पेल। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, एस्टिग्मा। जैसे आप ये अभी एक जो बना था उसी को मैं दोबारा बना रहा हूँ। इस तरह से आप जब देखेंगे तो ये जो होता है यही है आपका एस्टिग्मा। एस्टिग्मा जो होता है सबसे ऊपर में होता है एस्टिग्मा। एस्टिग्मा ध्यान दीजिएगा, ये जब अब आपका फूल वाला भाग हो गया यहाँ पे, तो एस्टिग्मा जो होगा, एस्टिग्मा आपका सबसे ऊपर वाला भाग होगा। एस्टिग्मा जो होगा ये सबसे ऊपर वाले भाग जो है इसी को एस्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। एस्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहेंगे। और ये जो है इसको स्टाइल कहते हैं। और स्टाइल मतलब होता है वर्तिका, वर्तिका ये वाला भाग हो गया वर्तिका, और ये जो हो गया वर्तिकाग्र हो गया। नेक्स्ट देखिए, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। जो केसर मसाला बनाया जाता है तो पौधा उपयोग में लाया जाता है वर्तिकाग्र का, एस्टिग्मा का। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाते हैं, तो वर्तिकाग्र यानी एस्टिग्मा का ही उपयोग लाते हैं केसर मसाला बनाने में। पुष्प में जायांग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अंग नीचे स्थित होता है, इसे कहते हैं अधोजायांगता। पुष्प में जायांग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अंग जो है नीचे स्थित होते हैं, इसी को कहते हैं अधोजायांगता। अगला देखिए, एक लिंगी पुष्प किस में पाया जाता है, तो एक लिंगी पुष्प जो पाया जाता है पपीता में। पपीता जो है एक लिंगी पुष्प है। और उभयलिंगी पुष्प का ये सरसों है। सरसों क्या है, उभयलिंगी पुष्प है। और एक लिंगी पुष्प है पपीता। उभयलिंगी पुष्प कौन सा है, सरसों। और एक लिंगी पपीता, पपीता ऐसे ध्यान रख सकते हैं। पपीता में दो ठोपो है मतलब एक ही है। और सरसों है, सरसों क्या है, ये उभयलिंगी है। अगला देखिए, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं, तो भिन्न काल पक्वता। यदि कोई पुष्प है उसमें उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व मैच्योर होते हैं तो इसको कहते हैं भिन्न काल परिपक्वता। लौंग क्या है, लौंग जो आप लोग खाए होंगे ये बंद कलियां हैं। लौंग क्या है, देखे होंगे लौंग ऐसे रहता है, लौंग ऐसे रहेगा आपको। तो ये क्या है, लौंग एक बंद कलियां है। लौंग क्या है, बंद कलियां है, चूँकि ये बंद रहता है। अगला है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो पुष्प की जो कली होती है ना उसी से। लौंग जो है पुष्प की कली से प्राप्त किया जाता है। केसर किसका सूखा मिश्रण होता है, केसर जो है फूल और बीज बनाने वाले भागों का सूखा मिश्रण होता है। केसर किसका सूखा मिश्रण होता है, फूल और बीज बनाने वाले भागों का। दुनिया में सबसे बड़ा खिलने वाला पुष्प रिफ्लेशिया अर्नोल्डी। दुनिया में सबसे बड़ा खिलने वाला पुष्प है रिफ्लेशिया अर्नोल्डी। परागन, परागन की विधियाँ क्या है, परागन जो है वायु के द्वारा जो परागन होता है उसको कहते हैं वायु परागन। जैसे मक्का में आप देखेंगे वायु परागन होगा। कीट के द्वारा जो होता है कीट परागन एंटोफिली इसको कहते हैं। जल के द्वारा जो होता है जल परागन। जंतु के द्वारा जंतु परागन जूफिली। और पक्षी परागन को ऑर्निथोफिली कहते हैं। और मेलिकोफिल्स जो है ये जो है
मेलिकोफिल भी इसी मतलब परागन का एक विधि है। और चिरेप्टोफिल्स जो है चमगादड़ के द्वारा जो परागन होता है उसी को कहते हैं चिरेप्टोफिल्स। नेक्स्ट है, अब एक नया आपका टॉपिक आ जाएगा फल। पत्ती के बारे में हम लोगों ने देखा है, उसके बाद फूल के बारे में देखा, अब फल आ चुका है। चलिए फल क्या है, तो फल एक परिपक्व अथवा पूर्णतः निर्मित अंडाशय है जिसका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। फल क्या है, एक परिपक्व अथवा पूर्णतः निर्मित अंडाशय है जिसका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। पादपों में परिपक्व अंडाशय पादप के किस भाग में परिवर्तित होता है, पादप जो है उसमें परिपक्व अंडाशय पादप के किस भाग में परिवर्तित होता है, तो ये फल में होता है। ध्यान रखिएगा, पादपों में परिपक्व अंडाशय पादप के किस भाग में परिवर्तित होता है, ये फल में होता है। अगला है, पादप का वर्धी भाग नहीं है। पादप का वर्धी भाग नहीं है तो फल वर्धी भाग नहीं है। फल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो सत्य फल होते हैं और एक असत्य फल होते हैं। सत्य फल में आम आता है, असत्य फल में सेब आता है। आम क्या है, सत्य फल है, और सेब क्या है, असत्य फल है। ध्यान रखिएगा। अंडाशय से निर्मित होने वाले फल को क्या कहा जाता है, अंडाशय से जो फल निर्मित होते हैं उसी को सत्य फल या वास्तविक फल कहते हैं। अंडाशय से जो निर्मित फल होते हैं उसी को सत्य फल कहते हैं या वास्तविक फल कहते हैं। आम सत्य फल है यानी वास्तविक फल है, सेब असत्य है। याद रखने के लिए आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं। आम जो है जनरली रूप से हर जगह गरीब अमीर को मिल जाता है आम, तो ये सत्य है। और सेब जो है, सेब आप और सभी लोग नहीं खा पाते हैं। अभी 3-4 महीना पहले आप देखे होंगे सेब का दाम जो है 250 रुपये तक पहुंच चुका था। तो यहाँ पे टफ हो जाता है सभी लोगों के लिए, तो ये असत्य फल है। और सेब जो है, सेब सबको मिल ही जाता है, नहीं आम 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 सबको मिल जाता है। अंडाशय से जो फल बनता है वास्तविक फल होता है, इसी को सत्य फल कहते हैं। पुष्पीय भाग के फल में परिवर्तित होने वाले फल को क्या कहते हैं, पुष्पीय भाग के फल में परिवर्तित होने वाले फल को, यानी पुष्पीय भाग यानी पुष्प जो है फल में परिवर्तित हो जाता है। जो फल अंडाशय से बनता है वो सत्य होता है, लेकिन अंडाशय के अलावा और भी कोई चीज़ यदि उसमें मदद करता है, जैसे पुष्पीय भाग हेल्प करता है, तो इसी को कूट फल कहते हैं या फल्स फ्रूट या असत्य फल कहते हैं। तो कूट फल समझ गए होंगे, असत्य फल है। और सेब क्या है, एक असत फल है। कौन सा सच्चा फल नहीं है, सेब सच्चा फल नहीं है। ध्यान रखिएगा, सेब सच्चा फल नहीं है। नाशपाती, ध्यान रखिए, कैसे ध्यान रखिए, नाशपाती यानी जो सत्य नहीं है, जो सत्य के मार्ग पे नहीं चल रहा है उसका नाश हो जाएगा। तो नाश हो गया इसका मतलब असत्य था, तो असत्य फल है। नाशपाती असत्य फल है। काजू यदि नाश हो गया है तो कोई काजी कुछ नहीं करेगा, तो ये ध्यान रख लीजिए। काजू मतलब काजी, और काजी जो आता है वो भी कुछ नहीं कर पाता है जब असत्य के मार्ग पे लोग चल पड़ता है। तो काजी भी असत्य फल है, यानी काजू असत्य फल है। सेब के फल में लाली का क्या कारण है, सेब जो लाल होते हैं देखते होंगे लाली, तो वो एंथोसाइनिन के कारण सेब लाल दिखता है। फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज के कारण फल क्या होता है, मीठा स्वाद होता है, फ्रुक्टोज। फल शर्करा किसे कहते हैं, तो ये फ्रुक्टोज को ही फल शर्करा कहते हैं। फल शर्करा फ्रुक्टोज को कहते हैं और इसी के कारण फल मीठा होता है। फ्रुक्टोज किस प्रकार की शर्करा है, मोनोसेकेराइड है। फ्रुक्टोज जो है ये मोनोसेकेराइड है, ध्यान रखिएगा। मोनोसेकेराइड केवल एक रहता है, जैसे डाइसेकेराइड है तो उसमें 2 मिला हुआ रहता है। फ्रुक्टोज किस प्रकार की शर्करा है, मोनोसेकेराइड है, फ्रुक्टोज है मोनोसेकेराइड। अगला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, टमाटर क्या है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है, बिहार में भी पूछा गया है, और एसएससी जो है सेंट्रल उसमें भी पूछा गया। टमाटर क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा, टमाटर एक फल है, सब्जी नहीं है। टमाटर क्या है, एक फल है। टमाटर क्या है, एक फल है। और मूंगफली भी है, एक भूमिगत फल है मूंगफली। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। सामान्यतः किस फल का प्रयोग फल के रूप में नहीं किया जाता है, तो किस फल का प्रयोग फल के रूप में नहीं करते हैं, टमाटर। टमाटर फल तो है लेकिन फल के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं सामान्यतः।
इसका प्रयोग करते हैं सब्जी के रूप में। तो ये टमाटर है जो फल है, लेकिन फल के रूप में समानता प्रयोग नहीं किया जाता है। पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? तो पपीता पपीता जो है एक लिंगी है और सरसों उभयलिंगी है, और पपीते में क्या है, पीला रंग जो होता है केरिका जैंथिन के कारण। केरिका जैंथिन ध्यान रखिएगा। मिर्ची की तीक्ष्णता का क्या कारण है? मिर्ची जो कड़वा लगता है ये किस कारण लगता है? कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण। कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण। किसमें बहुबीजी फल नहीं पाया जाता है? बहुबीजी यानी एक से अधिक बीज वाला। लीची में आप देखे होंगे एक लीची खाइए उसमें एक बीज मिलेगा। मटर किस प्रकार का पौधा है? तो मटर है फलीदार है मटर फलीदार है, और ये द्विबीजपत्री होते हैं। मटर का आप देखे होंगे इसका जो द्विबीजपत्री में क्या है, द्विबीजपत्री का जो पत्ती है जालीदार होता है, और इसका जो रूट होता है मूसलाधार होता है, टैप रूट होता है द्विबीजपत्री का, और बीज में भी दो समान भाग में बांटा जा सकता है। तो मटर का दाल जब आप देखे होंगे उसको जब आप खोल के ऐसे फोड़ेंगे तो वो दो भागों में बढ़ जाता है। अगला है कौन सा पादप अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है? तो अपने जीवन काल में केला जो है एक ही बार देता है फल और फूल। केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? अंतःफल भित्ति और मध्य फल भित्ति। अंतःफल भित्ति को इंडोकार्प कहते हैं और मध्य फल भित्ति को मेसोकार्प कहते हैं। अगला है हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है, जिसे ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गुद्दा नारंगी रंग का होता है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई? अंडमान द्वीप में। ध्यान रख लीजिएगा इसको। अंडमान द्वीप में केले की एक नई प्रजाति खोजी गई जो 11 मीटर के लगभग ऊंचाई तक जाते हैं। नोस्कापिन किससे प्राप्त करते हैं? तो नोस्कापिन जो है पोस्ता या इसी को पापी कहते हैं। तो नोस्कापिन पोस्ता। अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? पेपेवर सेमनीफेरम। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता जो है अधपके फल के लेटेक्स से। जो अफीम पोस्ता है अधपके फल के लेटेक्स से प्राप्त होते हैं। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? तो अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन किससे प्राप्त करते हैं? अफीम के फल से अधपके फल के लेटेक्स से। हेरोइन किससे प्राप्त होती है? तो अफीम पोस्ता से। ये हेरोइन अलग है, हेरोइन वो फिल्म वाला नहीं है। तो हेरोइन किससे प्राप्त होता है? ये अफीम पोस्ता से। ध्यान रखिएगा, हेरोइन जो है अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है मॉर्फिन के संश्लेषण कराने से। नेक्स्ट है संपूर्ण फलों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 3 भागों में संपूर्ण फलों को। एक तो सरल फल होता है, एक पुंज फल होता है समूह फल, और एक संग्रहित फल होता है। बारी बारी से सभी को देखेंगे। सरल फल, यहाँ सरल फल ध्यान दीजिएगा, ये सरल फल है। सरल फल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अस्थिल फल, इसमें तो आप ध्यान रखिए कि आम जो है सरल फल, यानी सरल फल ऐसे फल होता है जिसमें एक फूल से एक ही फल बनता है, उसी को कहते हैं सरल फल। तो ये हो गया आम, बेर, सुपारी, नारियल, ये सब एक फूल से एक ही फल बनेगा। जैसे बेरी में आएगा अमरूद, टमाटर, मिर्ची, अंगूर और केला, ये सभी देखेंगे आप। ये तो हम लोग अपने करीब से देखते हैं, एक फूल से एक फल बनता है, तो ये सरल फल हो गया। नींबू, संतरा, मौसमी, ये भी क्या है? सरल फल का उदाहरण है। अनार भी सरल फल है, सेब सरल फल है, नाशपाती भी सरल है, और असत में ये असत है। और ये पीपो जो होता है खीरा, ककड़ी, लौकी, तरबूज, ये सभी सरल फल का उदाहरण है। इसको ध्यान रखिएगा, ये सभी क्या है? सरल फल का उदाहरण है। नेक्स्ट है ऐसे फलों को क्या कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गुद्दे के अंदर एक सख्त गुठली होती है? तो ड्रूप कहते हैं। बाहरी छिलके और गुद्दे के अंदर एक सख्त गुठली होते हैं, ड्रूप फल कहते हैं। जैसे आम में आप देखे होंगे। लीची
को फलों के किस प्रकार में रखेंगे। लीची में भी आप देखे होंगे अंदर में जो लीची रहता है, इसका जो बीज रहता है अंदर में, वो कितने सख्त होते हैं। जो आम का भी होता है। शुष्क फल कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं शुष्क फल। अब देखिए शुष्क फल में कौन कौन आता है, तो यहाँ पे केवल नाम रखिए। गेहूँ शुष्क फल है, जौ है, धान है, मक्का है, चना है, टमाटर है, सेम है, ये शुष्क फल है। सरसों उभयलिंगी है, शुष्क है। मूली भी है। भिंडी, कपास, ये क्या है, शुष्क है। गेहूँ, जौ, धान, मक्का, चना, मटर, सेम, सरसों, मूली, भिंडी, कपास, ये क्या है, शुष्क है। धनिया क्या है, जीरा और सौंफ, ये भी क्या है, शुष्क फल है। गेंदा, सूरजमुखी, शुष्क फल है। नट में आप देखेंगे तो ये काजू आ जाता है, लीची आ जाता है, सिंघाड़ा आ जाता है, और मूंगफली भी क्या है, शुष्क है। इमली, बबूल और रेडी, ये सब शुष्क फल का उदाहरण है। पुंज फल जो है, पुंज फल, अब देखिए पुंज फल या समूह फल इसी को कहते हैं। यहाँ भी क्या होता है, एक फूल से एक ही फल बनता है, लेकिन वो समूह में यानी गुच्छा में पाया जाता है। जैसे आप शरीफा देखे होंगे, शरीफा क्या है, गुच्छा में पाया जाता है। रसभरी जो है ये भी गुच्छा में पाया जाता है। चंपा, मदार, सदाबहार, स्ट्रॉबेरी देखे होंगे। जितना भी बेरी यदि लगा है तो वो सभी आपको पुंज फल का उदाहरण होगा। संग्रथित फल जो है 2 होता है, सोरोसिस, सहतूत, कटहल, अनानास। सहतूत, कटहल, अनानास, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे फूल मिल करके एक फल बनाते हैं, तो ये जो है एक से अधिक मिल करके ऐसे कह सकते हैं। तो सहतूत में भी ये घटना होती है। कटहल और अनानास ये क्या है, संग्रथित फल है। सैकोनस, गूलर, बरगद, अंजीर, अंजीर भी देखे होंगे, ये सभी क्या है, संग्रथित फल है। ध्यान रख लीजिएगा, सोरोसिस, सहतूत, कटहल, अनानास, सैकोनस, गूलर, बरगद, अंजीर। सोरोसिस फल कौन से है, तो सहतूत है, कटहल है, अनानास है। अब देखिए बीज के बारे में हम लोग जानेंगे बस, और 3 से 4-5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। बीज के बारे में जानते हैं। बीज कितने भाग होते हैं, बीज के 3 भाग होते हैं, बीजपत्र, मूलांकुर, परांकुर। जैसे आप मान लीजिए एक ये बीज है, तो ऊपर जो निकलेगा ये ज़मीन के ऊपर, इसको परांकुर कहते हैं, और ज़मीन के अंदर जो जाएगा इसी को मूलांकुर, रेडिकल कहते हैं। और ये जो बच गया आपका, ये बीज पत्र हो गया। नेक्स्ट देखिए, पौधे के बीज में एक खाद भंडार के रूप में कौन कार्य करता है, तो पौधे के बीज में खाद का भंडार कौन करेगा, बीज पत्र करेगा। पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज के किस भाग में संग्रहित करते हैं, पौधे जो है भविष्य के लिए खाद को, पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज के किस भाग में रखते हैं, तो कोटिलेडोन, कोटिलेडोन, ध्यान रखिएगा, कोटिलेडोन में पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज के किस भाग में रखते हैं, तो खाद्य पदार्थ जो स्टोर करके रखेगा, बीज का एक भाग होता है कोटिलेडोन, और उसी में रखा जाता है भोजन को स्टोर करके। बीज अंकुरन के दौरान मूलांकुर विकसित होकर किसका निर्माण करते हैं, तो जड़ का। ध्यान दीजिएगा, ऊपर ही मैंने बताया था कि मान लीजिए कि आपका ये एक बीज है और ये जो है मिट्टी में है, तो ये जो ऊपर निकलेगा ये क्या होगा, ये परांकुर होगा, और ये नीचे जो निकलेगा ये मूलांकुर होगा, इसी को रेडिकल कहते हैं, और यही जो है जड़ का रूप लेता है। तो वहीं पूछा गया, बीज अंकुरन के दौरान मूलांकुर विकसित होकर के क्या बनता है, जड़ बनता है, जड़। मूलांकुर को रेडिकल भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। बीज अंकुरन के प्रांकुर विकसित होकर किसका निर्माण, तो प्रांकुर जो ऊपर जाते हैं वही क्या बनता है, स्टेम यानी तना का रूप लेता है। अब ध्यान दीजिए, जड़ का उदाहरण कौन कौन सा है, तो गाजर भी देखे होंगे नीचे होता है, तो जड़ है। मूली एक जड़ है, सलजम क्या है, जड़ है, और चुकंदर भी जड़ है, मतलब इसके जड़ भाग को ही खाते हैं ना। गाजर जो ज़मीन के अंदर से खींचते हैं तो गाजर को खाते हैं, और मूली को, सलजम, चुकंदर, ये सभी जड़ है। आलू हम लोग क्या करते हैं, इसका बीज नहीं बोते हैं, आलू को, एक आलू यदि बड़ा है उसको काट के उसको लगाते हैं और आलू वहीं क्या होता है, नया आलू बनता है, तो आलू तना है। प्याज भी प्याज का लगाते हैं, आप लोग देखे होंगे, प्याज उसमें रहता है छोटा सा, तो प्याज भी तना है। लहसुन भी, लहसुन ऐसे लहसुन का एक एक पार्ट लगाते हैं तो वो तना है। अदरक भी क्या है, तना। हल्दी भी तना है। साथ में ध्यान रखिए, गुलाब जो है,
गुलाब का जो फूल है वो भी तना है, क्योंकि उसका एक टहनी हम लोग तोड़ करके यानी एक तना तोड़ करके लगाते हैं, वो भी तना है। अनानास क्या है? परिपल पुंज है, अनानास परिपल पुंज है। सहतूत क्या है? सहपत्र परिदल एवं बीज। कटहल परिदल पुंज तथा बीज है। सेब और नाशपाती पुष्पासन। सेब और नाशपाती क्या है? पुष्पासन है। अमरूद, अंगूर और शरीफा ये फल भित्ति है। केला मध्य फल भित्ति एवं अंत फल भित्ति, यानी इसका ये भाग खाते हैं, ध्यान दीजिएगा, खाने वाले भाग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आम और पपीता का मध्य फल भित्ति खाते हैं। काजू क्या है? असत फल है। सिंघाड़ा जो है, काजू और सिंघाड़ा का बीजपत्र खाते हैं। टमाटर एक फल है और इसका फल भित्ति एवं बीजांडसन खाते हैं। बेल जो है मध्य फल भित्ति एवं अंत फल भित्ति खाते हैं। गेहूं और नारियल का भ्रूणपोष खाते हैं हम लोग। चना, मूंगफली, चना का क्या खाते हैं? बीजपत्र खाते हैं। मूंगफल का भ्रूण खाते हैं। नारंगी का रसीले भाग, नींबू का भी रसीले रोम, लीची का जिस भाग को खाते हैं उसको एरिल कहते हैं। अनार का रसीले बीज चोल खाते हैं, यानी बीज पत्र कह सकते हैं आप। यानी अब देखिए प्लांट मार्फोलॉजी का जो विविध है, विविध को हम लोग देख लेते हैं। पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? ध्यान दीजिए, पौधों को जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे है, पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्णक, पौधा को पराबैंगनी विकिरण से बचाने वाला वर्णक कौन है? केरिटोनाइड इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पौधों को पराबैंगनी विकिरण से कौन बचाएगा? केरिटोनाइड। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है? तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा है तंबाकू। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा है तंबाकू। तो तंबाकू भारत में पुर्तगाली द्वारा लाया गया था, ध्यान रखिएगा। टमाटर ये भी पुर्तगाली ने लाया था। तो ये सभी, पपीता भी पुर्तगाली ने ही लाया था। तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा है तंबाकू। कौन सा अनाज मानव निर्मित है? तो ट्रिटिकेल जो है मानव ने बनाया। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा तंबाकू। ट्रिटिकेल किन दो अनाज के संकरण क्रिया द्वारा निर्मित किया गया था? गेहूं और राई। ट्रिटिकेल जो बनाया गया था गेहूं और राई को मिला करके। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? जो सुनहरा चावल है उसमें बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? डैफोडिल से आता है, डैफोडिल। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त करते हैं? कॉर्क जो है ये क्वेकस से प्राप्त करते हैं। कॉर्क कहाँ से? क्वेकस से। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। जो बीज है उसके प्रकीर्णन की सेंसर विधि पोस्ते में। कौन सा पाइप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो सनई और जूट ये जो होता है तना से प्राप्त होता है। कौन आनुवांशिक रूप से संशोधित पादप है? तो गोल्डन राइस जो है आनुवांशिक रूप से संशोधित पादप है। प्लांट मार्फोलॉजी कंप्लीट हो गया। अब एक नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे, प्रकाश एंड संश्लेषण, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग देखते रहिए। अच्छा लगा होगा, इच्छा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोगों को धन्यवाद एवं दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।